कोशिश की। वो तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। रूही की पूरी बातें सुनने के बाद कविता ने शांति से उसके बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए उसे जवाब देने की कोशिश की और कहा, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया हो तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी बेकार में ही चली जाएगी। वैसे भी तुमने जो कुछ भी किया वो गलत ही था। तुम्हें क्या लगता है इस घर में जो तुम चाहोगी वही होगा? सोचो, अगर तुम्हारे दादा दादी यहाँ पर होते तो तुम्हें आज ही सजा मिल जाती, पर तुम लकी हो। ऐसा कहते हुए कविता की आवाज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। वो एकदम आराम और शांत स्वभाव से रूही को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही चुप नहीं रहने वाली थी। उसने उछलते हुए अपनी माँ से कहा, अगर आप लोगों को उससे इतना ही प्यार था तो आज तक उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? अब क्यों लाए हो? वैसे तो पापा खुद भी उसे पसंद नहीं करते थे, फिर अचानक से उनके अंदर अपनी बेटी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग उठा है? दादा दादी ने भी तो कभी उसकी बात नहीं की। आप अचानक से किसी को भी उठा कर लाओगे और मुझसे कहोगे कि मैं उसकी बातें सुनूं और उसके साथ खेलूं, उसके साथ बैठूं? सॉरी, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। कविता ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा, इसीलिए वो यहाँ आई है। उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। यहाँ की हर चीज, घर, सारी जायदाद और खाना पीना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी और मकसद के लिए है। एक बार उसका काम खत्म हो जाए तो फिर वो चली जाएगी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही कविता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि रूही कुछ कहती, तभी कविता ने अपनी उंगली उठाई और उसके होठों पर रख दी और कहा, अब एक और शब्द नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। काफी दिन हो गए तुम अपनी कजन सिस्टर के साथ खेलने नहीं गई। उसे घर पर बुला लो या फिर तुम उसके घर चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर तुम ऐसी खुराफातें करती रहोगी और तुम्हें सजा मिलती रहेगी। समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, लोगों के अनुसार बात करनी पड़ती है, उसी में हमारी भलाई है। अपनी माँ की बात सुनते ही रूही ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ उसका भाई अमन खड़ा था। तभी मजाक करते हुए रूही ने कहा, देखो, अब कुछ दिन मैं उसे बुली नहीं कर सकती, पर तुम्हें तो कर सकती हूँ। इतना कहकर रूही हंसने लगी और अमन दौड़कर उसके बिस्तर पर कूद गया। एक तरफ रूही के कमरे में बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ पूर्वा उनकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे पूर्वा की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जैसे जैसे वो चीजों को याद करने लगी, वैसे वैसे उसकी सांसें बढ़ने लगी। तभी उसने अपनी हथेली बेड साइड टेबल पर रखी और अपनी उंगलियों से टेबल पर खरोचना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी पुरानी यादें बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसों का तेज होना, शरीर की अकड़न और उंगलियों से टेबल को खरोचना बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे उसका अपने आप पर कोई काबू ही नहीं रह गया हो। वो लगातार उसी गुस्से के साथ बहती जा रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो उन यादों का पिटारा खोलकर खुद के साथ गलत कर रही है, तब उसने तुरंत अपने हाथ को रोका और मुट्ठी बांध ली। साथ ही आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश की ताकि वो खुद पर काबू रख सके। कुछ देर में माहौल ठीक होने के बाद पूर्वा अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़ों को अलमारी में रखना शुरू किया। जैसे जैसे वो एक एक कपड़े को अलमारी में रख रही थी, वैसे वैसे उसे याद आ रहा था कि रूही ने उसके पहनावे के लिए भी उसे बेइज्जत किया था। हालांकि ये कपड़े उसके पसंदीदा कपड़े थे जो उसकी माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे दिलवाए थे, लेकिन फिर भी इस बार पूर्वा किसी भी मजाक का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कुछ सोचा और फिर सारे कपड़ों को उठाकर बिना तह किए अलमारी के अंदर फेंक दिया। अलमारी का दरवाजा खुला छोड़कर पूर्वा आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने पापा का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड बैग से बाहर निकाला और गौर से उसे देखने लगी। जब वो अपनी माँ के साथ रह रही थी तब उसकी पॉकेट मनी मंथली 100 से 200 रुपए थी, लेकिन यहाँ उसके पापा ने उसे 30,000 का क्रेडिट कार्ड दिया था। अब तक उसे पता नहीं था कि उस क्रेडिट कार्ड के साथ उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अब उसका मकसद उसके सामने क्लियर हो गया था और इस बार वो भी एक अमीर लड़की की तरह बिहेव करना चाहती थी, चाहे फिर उसका व्यवहार लोगों को उसका घमंड ही क्यों न लगे। इससे पहले भी अपनी माँ की कमाई से जो कपड़े पूर्वा ने खरीदे थे वो कोई सस्ते सड़क छाप कपड़े नहीं थे। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो पहनने पर पूर्वा पर अच्छे नहीं लगते थे। इतना ही नहीं, पूर्वा ने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स भी खरीदा था। हालांकि पूर्वा को कॉस्मेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो दूसरों के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उस पर वेस्ट कर दी थी। तभी उसने अपनी चॉइसेस और खुद के खरीदे हुए कपड़ों के बारे में जानने के लिए तुरंत एक कपड़ा अलमारी से निकाला और उसे पहना। साथ ही उसने अपना खरीदा हुआ मेकअप निकाला और तुरंत अपने चेहरे पर मेकअप लगाया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में कितनी सारी गलतियां की थी। जब उसने वो कपड़ा पहना तो उसने देखा कि वो उसके शरीर पर लटक रहा था। उसकी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। साथ ही मेकअप भी किसी उम्र दराज इंसान जैसा नजर आ रहा था।
जिससे उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थी। आज तक पूर्वा ने उस चीज का कभी ख्याल नहीं रखा था, लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। ये देखकर पूर्वा ने तुरंत अपना मुंह धोया और कपड़े बदल दिए और उसने अपना कैरी बैग उठाया और सीधा घर से बाहर चली गई। वैसे तो उसके पापा ने उसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही दिया था, लेकिन वो इस वक्त गाड़ी और ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। अच्छी बात ये थी कि जब वो अपनी माँ के साथ सब्जी मार्केट के लिए निकली थी, तब उसकी माँ ने उसके हाथ में एक 500 का नोट रखा था। उसे पता था इस पैसे से वो आराम से ऑटो लेकर बाहर निकल सकती है। लेकिन जैसे पूर्वा घर से बाहर निकली, घर के एक नौकर ने उसे जाते हुए देख तुरंत कविता और उसकी बेटी को पूर्वा के बाहर जाने की खबर दे दी। देखो, वो घर से निकल भी गई और उसने एक बार बताने के बारे में सोचा भी नहीं। आप सही कह रही थी, उसकी परवरिश गलत है, उसे ये सब सिखाया ही नहीं गया है। कम से कम घर से बाहर निकलने से पहले उसे आपको बताना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। सीरियसली, उसे इतना भी नहीं पता है। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे तो हम पर भी असर पड़ सकता है। इतना कहते ही रूही ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कविता अभी किसी सोच में डूबी हुई थी और उसके चेहरे के भाव सामान्य बने हुए थे। तभी रूही ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस बात पर तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना, सड़क छाप कहीं की। सड़क छाप शब्द सुनते ही कविता ने रूही की तरफ गुस्से से देखा और कहा, बेटा, आज तो तुमने अपने मुंह से ये शब्द निकाल दिया, लेकिन आज के बाद से तुम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना तुम्हारे स्टैंडर्ड को गिराएगा और कुछ नहीं। अपनी माँ की बात सुनते ही रूही ने कविता से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मॉम, मैं आज के बाद ऐसी कोई शब्द नहीं कहूंगी। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद कविता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। उसकी नजर एंट्रेंस गेट की तरफ थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पॉश एरिया होने के कारण काफी देर तक पूर्वा को टैक्सी का इंतजार करना पड़ा। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। सड़क पर आने जाने वाली सारी कारें थी और एक भी टैक्सी वहां नहीं थी। तभी उसने गेट कीपर से मदद मांगी और गेट कीपर ने एक नंबर मिलाते हुए टैक्सी वाले को बुलाया। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर के आया, पूर्वा गेट कीपर को धन्यवाद कहकर टैक्सी में बैठ गई और उसे बांद्रा चलने के लिए कहा। अपनी पिछली जिंदगी में पूर्वा ज्यादातर कपड़े और जरूरत की चीजें बांद्रा से ही लिया करती थी। इस बार उसके बांद्रा जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को ताजा करना था। वो एक बार और स्ट्रीट शॉप्स देखना चाहती थी, सड़क पर लटके हुए चमकते धमकते कपड़े देखना चाहती थी। लेकिन उसने फैसला किया था कि वो रोड साइड कपड़े नहीं खरीदेगी और सीधा मॉल में जाएगी। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूर्वा उस हवा को अपने शरीर में महसूस कर रही थी। भले पूर्वा इससे पहले भी कॉलेज के लिए बाहर निकली थी, लेकिन बांद्रा वर्ली सी लिंक से होते हुए बांद्रा की तरफ जाना उसका सपना था। अपनी पिछली जिंदगी में वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैंड स्टैंड में जाकर सी लिंक की तरफ देखकर कहा करती थी, माँ, एक दिन मेरे पास कार होगी और मैं आपको इसी ब्रिज से मरीन ड्राइव लेकर जाऊंगी। तभी ड्राइवर ने पूर्वा को आगे बढ़ने से पहले सी लिंक से जाने या ना जाने के बारे में पूछा। पूर्वा ने अपनी पसंद बता दी और फिर वो खिड़की से बाहर जाते हुए समंदर को जी भर के देखने लगी। इतना ही नहीं, उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी को भी जाहिर किया। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम, ऐसे चिल्लाओगी तो लोगों को लगेगा मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। पूर्वा ने हंसते हुए कहा, मुंबई है दादा, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। पूर्वा का जवाब सुनते ही ड्राइवर चुप हो गया और जैसे ही पूर्वा बांद्रा पहुंची तो उसने जी भर के मार्केट की तरफ देखा। लेकिन इतने बड़े कपड़े की मार्केट में जाने के बाद वो कपड़े खरीदने के बजाय स्टेशनरी शॉप में चली गई, जहाँ उसकी माँ उसे अक्सर लाया करती थी। दरअसल वहाँ थोक के भाव में किताबें और पेंसिलें मिलती थी, इसीलिए उसने एक नजर वहाँ डालने की कोशिश की। स्टेशनरी शॉप से कुछ चीजें खरीदने के बाद पूर्वा ने अपने मोबाइल की तरफ देखा। वो पुराना हो चुका था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इससे अच्छा मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो सीधा मोबाइल शॉप पर गई और उसने एक अच्छा एंड्रॉइड फोन उठाकर उसके फंक्शंस चेक किए। उसके पास जो फोन था, दरअसल उसकी बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाती थी और उसके कमरे के हर कोने तक भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आता था। इसीलिए जब वो अपनी माँ से बात करती थी तो अक्सर उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। लेकिन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ पूर्वा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती थी, इसीलिए 30,000 में एक बहुत अच्छा फोन आना बहुत मुश्किल था। इसीलिए पूर्वा ने सेकंड हैंड फोन भी देखना शुरू किया। 15,000 का एक फोन खरीदने के बाद पूर्वा ने टाइम देखा और मार्केट की तरफ नजर डाली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा मार्केट में चारों तरफ दुकानें लगी है, कई सुंदर चीजें दिख रही थी। उसने याद किया कि कैसे वो अपनी माँ के साथ आया करती थी और दोनों कितना शॉपिंग करते थे। पूर्वा अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगी। कुछ सुंदर कपड़ों को देखने के बाद पूर्वा का मन कर रहा था कि वो वहां से खरीदारी करे, लेकिन वो खुद की भावनाओं को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के भावनाओं में बहकर
वो कोई भी ऐसा सामान खरीद ले जो आखिर में उस पर अच्छा ना लगे। क्या पूर्वा खुद को पूरी तरह से बदल देगी? आखिर दादाजी ने पूर्वा को घर पर क्यों लाने के लिए कहा? कविता और पूरा परिवार पूर्वा की नखरे क्यों झेल रहा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज। आखिरी बार मार्केट की तरफ देखने के बाद पूर्वा ने मॉल की तरफ नजर डाली। पूर्वा उस मार्केट की शुरुआत में खड़ी थी और मॉल एकदम आखिर में था। चाहे पूर्वा उन कपड़ों और गहनों को कितना ही नजरअंदाज करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसकी उन सबसे यादें जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक एक दुकानदार उसके कान के पास आकर बोलता जा रहा था, मैडम सिर्फ 100 रुपए का है, ले लो। अरे देख तो लो, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तभी एक और दुकानदार ने कहा, ये तो मैं 50 में भी दे दूंगा। 50 सुनते ही पूर्वा ने एक बार उसकी तरफ नजर डाली और फिर खुद से कहा, अब मैं वो गरीब लड़की नहीं हूँ और ना ही कभी बनने की कोशिश करूंगी। मुझे वो गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में की थी। ये सोचते हुए पूर्वा सबकी बातों को नजरअंदाज करके सीधा मॉल के एंट्रेंस गेट पर पहुंची। उसने पहली बार मॉल की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अपनी मंजिल को देख रही हो। धीरे धीरे उसने मॉल के गेट तक अपना कदम बढ़ाया और एंट्री गेट पर अपना बैग चेक कराते हुए अंदर चली गई। चेकिंग करवाने के दौरान मॉल के सभी स्टोर्स को देखते हुए पूर्वा अपना कैरी बैग उठाना भूल गई थी। तभी गार्ड ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मैडम रुकिए, आप अपना कैरी बैग भूल गई हैं, इसे लेकर जाइए। पूर्वा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस गार्ड की तरफ देखा और अपना बैग लेते हुए धन्यवाद कहा। फिर कुछ देर वहीं रुककर उसने एक लंबी सांस ली और मॉल के बीचों बीच बने मैप काउंटर के पास चली गई। उस काउंटर पर हर एक स्टोर की जानकारी दी गई थी। हालांकि पूर्वा ने इस मॉल को कई बार आते जाते देखा था, लेकिन जेब में पैसा न होने के कारण उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ कदम रख पाए। इतना ही नहीं, कई बार अपनी पिछली जिंदगी में जब वो अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी तब नंदिनी ने भी उसे हिम्मत जुटाकर मॉल के अंदर जाने के लिए कहा था, लेकिन पूर्वा ने अपनी माँ की हालत को देखकर साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार पूर्वा ने फैसला किया कि वो कपड़े खरीदने से पहले कॉस्मेटिक खरीदेगी। कॉस्मेटिक शॉप फर्स्ट फ्लोर पर थी। पिछली बार जब कविता की बर्थडे पार्टी हुई थी तब पूर्वा ने जो कपड़े पहने थे वो इतने खराब नहीं थे, लेकिन उसे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था और साथ ही उसके पास कोई महंगे ब्रांड का कॉस्मेटिक भी नहीं था जिसे वो उन अमीर लोगों के बीच में लगाकर जा सके। पूर्वा को पता था कि दुनिया के सामने अट्रैक्शन का पहला केंद्र चेहरा ही होता है, इसीलिए चेहरे को संवारना बहुत जरूरी था। तभी पूर्वा लिफ्ट की तरफ गई और उसने सेकंड फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में लिफ्ट आई और पूर्वा सेकंड फ्लोर पर चली गई। कॉस्मेटिक शॉप के बाहर एक काउंटर बना हुआ था जहाँ पर बैग लॉक करने और अपना बाकी का सामान रखने की सुविधाएं थी। पूर्वा ने अपना कैरी बैग काउंटर पर रखा और टोकन लेते हुए अपना बैग लॉक करके अंदर चली गई। अगर पूर्वा की पिछली जिंदगी की बात करें तो 17 साल की उम्र में उसे ये भी पता नहीं था कि उसे कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ उसने काफी कुछ सीख लिया था और उसी नॉलेज का इस्तेमाल वर्तमान में करके यहाँ अपने लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाली थी। हालांकि उसे एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्वा ने अपने अंदर हल्के से डर को महसूस किया। तभी उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, यहाँ मौजूद सभी लोगों का एक्सपीरियंस उसके सामने कुछ नहीं है। खुद को ये यकीन दिलाने के बाद पूर्वा के मन का सारा डर दूर हो गया था। जैसे उसने नजर उठाकर देखा तब काउंटर के पास कुछ सेल्स गर्ल्स खड़ी थी। वो आपस में बातें कर रही थी। वैसे तो पूर्वा उनसे बहुत दूर थी और उसके लिए उनकी बातें सुन पाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ वो लड़कियां पूर्वा को देखकर ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर इस विंडो शॉपिंग के लिए आई हुई लड़की को कौन अटेंड करेगा, क्योंकि पूर्वा का पहनावा एक लोअर मिडिल क्लास लड़की जैसा था। तभी पूर्वा ने आगे कदम बढ़ाया और उन लड़कियों के झुंड के पास जाकर कहा, इंसान के पहनावे से कभी पता नहीं चलता कि वो विंडो शॉपिंग के लिए आया है या सच में कुछ खरीदने वाला है। इसीलिए इस बात पर झगड़ा करने की जगह मुझे बताओ, मेरी मदद कौन करेगा? मैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, पर पहले मैं ट्रायल लूंगी। हालांकि पूर्वा के शब्द सिंपल थे, लेकिन उसकी आवाज में भारीपन और ठहराव था। साथ ही सब लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि पूर्वा को इतनी दूर से उनके बीच चल रही बातों का पता कैसे चला। तभी उनमें से एक लड़की ने सर झुकाते हुए पूर्वा के सामने आकर कहा, जी मैडम, आप मेरे साथ इस तरफ आइए। पूर्वा उस लड़की के साथ आगे चली गई। सबसे पहले वो लड़की पूर्वा को एक फाउंडेशन काउंटर पर लेकर गई। उसने पूर्वा को कई सारे प्रोडक्ट दिखाए जो कि अलग अलग सस्ते ब्रांड के थे। अगर पूर्वा अपनी पिछली जिंदगी में होती तो शायद उसकी आंखें इन सब प्रोडक्ट को देखकर चमकने लगती, लेकिन इस वक्त उसे साफ पता चल रहा था कि वो सेल्स गर्ल उसे पूरी शिद्दत के साथ अटेंड नहीं कर रही है और सोच रही है, मैं ये कहाँ फंस गई, इतने सस्ते ब्रांड भी इसके सामने महंगे लग रहे हैं। तभी पूर्वा ने अचानक उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पहनावे पर मत जाओ। मैंने कहा ना, मैं यहाँ विंडो शॉपिंग करने नहीं आई हूँ।
इसीलिए अच्छे से मुझे महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट दिखाओ। पूर्वा की बात सुनते ही वो सेल्स गर्ल सहम गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पूर्वा उसके मन की बात पढ़ लेगी, और जब दूसरी बार उस सेल्स गर्ल के साथ ऐसा हुआ तो अब वो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाह रही थी। तभी उसने झिझकते हुए पूर्वा की बात का जवाब देकर कहा, नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ वो सब ब्रांडेड ही है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लो रेंज के प्रोडक्ट आपको दिखाऊं। हो सकता है कुछ चीजें सस्ते में भी अच्छी हो। पूर्वा ने कहा, सस्ती चीज इंसान की हैसियत बताती है, उसका अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात पूर्वा ने बहुत धीमी आवाज में कही थी, इसीलिए सेल्स गर्ल को साफ साफ सुनाई नहीं दिया और उसने भी हिम्मत जुटाकर दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की। आगे बढ़ते हुए पूर्वा ने ब्यूटी फाउंडेशन के एक बॉक्स पर हाथ लगाया और सेल्स गर्ल की तरफ पलटते हुए कहा, मुझे इसका सैंपल ट्राई करना है। सेल्स गर्ल ने सर झुकाते हुए पूर्वा से कहा, ठीक है मैडम, मैं करवा देती हूँ। इसका प्राइस 1500 है और इसमें अभी कोई डिस्काउंट नहीं है। पूर्वा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जब तक मैं ना पूछूं, मुझे किसी चीज का प्राइस बताने की जरूरत नहीं है। तभी सेल्स गर्ल ने एक बार और पूर्वा से माफी मांगी और फिर उसे बिना प्राइस बताए सामान दिखाने लगी। काउंटर के आखिर में टेस्टिंग टेबल बनी हुई थी, जिसमें 2 तरफा मिरर और दोनों तरफ 2-2 कुर्सियां रखी थी। पूर्वा सीधा जाकर उस कुर्सी पर बैठ गई और सेल्स गर्ल के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद सेल्स गर्ल अपने हाथ में सैंपल का बॉक्स लेकर आई और उसने पूर्वा के चेहरे पर मेकअप लगाया और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, मैडम, आपने एकदम सही चुनाव किया है, ये आपके चेहरे पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ बिना देर किए खरीद लीजिए। वैसे भी ब्यूटी फाउंडेशन के ज्यादातर प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। पूर्वा ने गौर से अपने चेहरे को मिरर में देखा और फिर सेल्फी कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करते हुए अपना फोटो देखने लगी। फिर उसने बिना किसी भाव के सेल्स गर्ल की तरफ देखा और कहा, तुम्हें प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है। देखो, ये मेरे चेहरे पर ड्राई लग रहा है। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं अपने लिए प्रोडक्ट खुद चुन लूंगी और जब मेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर पूर्वा वहां से उठी और सीधा फाउंडेशन काउंटर के पास गई। उसने अपने लिए 1-2 सैंपल उठाया और खुद पर ट्राई करके उनमें से एक का चुनाव करते हुए काउंटर पर रख दिया और कहा, मैं इसे खरीद लूंगी और इसके अलावा भी मुझे कई सारा सामान खरीदना है, प्लीज मेरे लिए संभाल कर रखें। काउंटर पर खड़े दूसरे सेल्समैन ने एक टोकरी पूर्वा को पकड़ाते हुए कहा, मैडम, आप जिन भी प्रोडक्ट का चुनाव करें उन्हें इस टोकरी में रख सकती हैं। जब आप सारे सामान चुन लें तो बिलिंग काउंटर पर आकर उनकी बिलिंग करवा सकती है, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या सलाह चाहिए तो आप किसी भी सेल्स गर्ल को अपने पास बुला सकती हैं। पूर्वा ने मुस्कुराते हुए उस सेल्समैन की तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी, जैसा आप ठीक समझे। इतना कहकर सेल्समैन अपना काम करने लगा। कुछ ही देर में पूर्वा ने अपनी जरूरत की सारी चीज उस टोकरी में भर ली और वो बिलिंग काउंटर की तरफ चलने लगी। उसकी टोकरी में रखे हुए सामान को देखकर अभी कुछ सेल्स गर्ल उसके बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ कविता सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आई और उसने एक नौकर को अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या पूर्वा वापस आई? नौकर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं दीदी, अभी तक वो वापस नहीं आई है। कविता ने उसकी बात पर गौर किया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर पूर्वा अचानक गई कहाँ? कहीं वो अपनी माँ से मिलने तो नहीं चली गई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सुबह रूही ने जो मजाक किया था उस वजह से गुस्सा होकर वो हमेशा के लिए वापस चली गई हो। अगर पूर्वा ने ऐसा किया तो कविता को डर था कि वो अनिकेत को क्या जवाब देगी, क्योंकि अनिकेत ने पूर्वा की पूरी जिम्मेदारी कविता को सौंपी हुई थी। ये सब सोचते हुए कविता अपने सर पर हाथ लगाकर माथा मसलने लगी। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, मम्मा, मैं जा रही हूँ। ये आवाज रूही की थी। कविता पूर्वा की सोच में इतना डूबी थी कि उसने रूही से भी ये नहीं पूछा कहाँ जा रही है, और हाँ में सर हिला दिया। रूही भी उसे बाय बाय कहकर हॉल से बाहर निकल गई। यहाँ पूर्वा बिलिंग काउंटर तक पहुंचती उससे पहले उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। शाम के 4 बज रहे थे। पूर्वा एक पल के लिए रुक गई और मनी मन सोचने लगी कि पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी देर से घर से बाहर है। वैसे तो पूर्वा को किसी बात का डर नहीं था, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए घर से बाहर आना और फिर इतनी देर तक वापस न लौटने पर अनिकेत को परेशानी हो सकती थी। यही सोचकर पूर्वा ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उस कॉस्मेटिक से भरी हुई टोकरी को बिलिंग काउंटर पर रख दिया। बिलिंग काउंटर पर खड़ी सेल्समैन ने एक बार पूर्वा की तरफ देखा और फिर उसका सारा सामान स्कैन करना शुरू किया। उस वक्त जो सेल्स गर्ल पूर्वा को अटेंड कर रही थी वो किसी और कस्टमर के साथ वहाँ खड़ी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वा ने इतने सारे महंगे ब्रांड एक साथ खरीद लिए थे। तभी बिलिंग काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने कहा, मैडम, आपका बिल 8000 का हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसे पे करेंगी, कैश या कार्ड में? पूर्वा ने क्रेडिट कार्ड निकालकर सेल्समैन के हाथ में रख दिया और सेल्समैन ने तुरंत कार्ड स्कैन किया। हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन पूर्वा अपने लिए सारा सामान लेकर ही घर जाना चाहती थी।
जैसे वो कॉस्मेटिक शॉप से बाहर आई, उसने कपड़ों के एक जाने माने ब्रांडेड शोरूम की तरफ नजर डाली और सीधा वहां चली गई। धीरे धीरे उसने कपड़े देखने शुरू किए। हालांकि बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी वहां बहुत बेसिक कपड़े थे। पूर्वा ने मन ही मन सोचा, अगर उसे ऐसे ही कपड़े खरीदने होते तो वो मॉल में क्यों आती। इससे पहले कि एक सेल्स गर्ल उसके पास आकर पूछती, पूर्वा वहां से बाहर निकल गई और उसके ठीक सामने वाले शोरूम में चली गई। यहाँ अब भी कविता के मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर पूर्वा कहाँ गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और कविता ने तुरंत दरवाजे की तरफ पलटते हुए नौकरानी से कहा, जाकर देखो, शायद पूर्वा ही होगी। नौकरानी ने सर झुकाकर हामी भरी और सीधा दरवाजे के पास चली गई। जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने अनिकेत खड़ा था और यहाँ कविता से इंतजार नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने नौकरानी से दूसरा सवाल पूछा, कौन आया, बताओगी? पूर्वा कब तक घर वापस आएगी? क्या अनिकेत पूर्वा के आने पर उसे डांटेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज, सिर्फ